वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब सोमवार को शासन की कोई भी मीटिंग नहीं होगी। हर सोमवार को जनता दरबार अब लगाया जाएगा और जनता की समस्याओं को लेकर सोमवार को सुनवाई होगी। हर सोमवार को ये सुनवाई होगी जनता दरबार को लेकर और जनता की समस्याओं पर हर सोमवार को सुनवाई होगी। अधिकारी जनता की समस्याओं का निस्तारण करेंगे, समाधान करेंगे। जनता की समस्याओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है, जिसके तहत अब उत्तराखंड शासन के अधिकारी हर सोमवार को जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उसका त्वरित निस्तारण और साथ ही समाधान करेंगे। फैसला ये लिया गया है कि अब शासन में सोमवार को कोई भी मीटिंग नहीं होगी, बल्कि जनता दरबार लगाया जाएगा और जो भी फरियादी जो भी लोग अपनी फरियाद और अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचेंगे, उनका अधिकारी तय समय के भीतर निस्तारण भी करेंगे। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीते कुछ दिन पहले ही शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। इस बैठक में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी कि अब सोमवार को शासन में कोई भी बैठक या फिर किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं होगी और हर सोमवार को अधिकारी जनता की समस्याओं को, उनकी फरियादों को सुनेंगे और उनका मौके पर ही निस्तारण करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि जनता अपनी समस्याओं के लिए पत्र देती है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। अब ऐसे में ये महत्वपूर्ण फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, तो अब हर सोमवार को जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें जो फरियादी हैं वो अपनी फरियाद लेकर पहुंचेंगे। हमारे सभी सचिव, उनके साथ सबके साथ हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें हमने कहा है कि एक दिन सचिवालय में हम 9 मीटिंग दें। सोमवार को डिसाइड हो गया कोई मीटिंग नहीं होगी, केवल लोगों से मिलेंगे, आम जनता से मिलेंगे, सामान्य जनता के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं पर सुनेंगे, चर्चा करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। सोमवार को जनता दरबार लगाया जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो फैसला है वो लोगों के लिए बेहद खास है और अहम हो जाता है। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए। ज्ञानेंद्र, अब धामी सरकार ने लोगों के लिए, जनता के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। अब सोमवार को कोई भी मीटिंग नहीं होगी, बल्कि लोगों की समस्याओं को सुनेगी अब सरकार। गवर्नेंस के तहत ये फैसला लिया गया है धामी सरकार की तरफ से। और ऐसे में देखा जाए तो पिछले दिनों जब योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पे थे, इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी उनके साथ आए थे, उनकी कार्य प्रणाली को देखा और समझा और इस बात का जिक्र भी किया कई जगह। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है काफी बेहतर है और इस तरह की कार्य प्रणाली उत्तराखंड के अंदर भी होने की आवश्यकता है। यही वजह है कि यहाँ भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साफ तौर पे ये निर्देश है कि सोमवार के दिन कोई मीटिंग नहीं होगी और अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं सचिवालय के अंदर जो आमजन है, विशेष तौर पे राज्य के कोने कोने से जो लोग अपनी शिकायतें लेके आते हैं, उनके जो कामकाज होते हैं, उन कामकाज को सुनने का काम करेंगे। और ये जरूरी भी है क्योंकि हमने देखा है कि दूर दराज से काफी दूर दराज के जिलों से जो लोग आते हैं और ऐसे में अधिकारियों से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, वो अपनी बात से डायरेक्ट अधिकारियों तक नहीं रख पाते हैं और ऐसे में बिचौलिए बीच में बातें सुनते हैं और कई तरह की जो बातें निकल के आती हैं। और ऐसे में ये गुड गवर्नेंस की दिशा में जो फैसला लिया गया है और इसके तहत बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और ऐसे में जब बिचौलिए बीच में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोगों की समस्याएं हैं वो उन तक ही रहकर समाप्त हो जाती है और उन्हीं तक रह जाती है। यानी कि माना जाए ज्ञानेंद्र कि अब उत्तर प्रदेश के तर्ज पर जनता दरबार लगाकर आम जन लोगों से संवाद करने के लिए सरकार आगे आएगी, ताकि आम लोगों से संवाद सीधे तौर पर साधा जाए और जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की समस्याएं हों, उनका समाधान किया जाएगा, उनका निस्तारण अब होगा। देखिए, सरकार इसी मंशा के साथ काम कर रही है कि जो जनता की समस्या है उसका समय रहते निस्तारण हो। यही वजह है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्य प्रणाली जो है उसमें गुणवत्ता लाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ये अगर सोमवार के दिन जनता उनसे मुलाकात करेगी, अपनी बातें रखेंगी, समय रहते उस पर फैसला लेगी, तो कहीं ना कहीं जो काम है वो अटकेगा नहीं। और हमने ये भी देखा है फाइलें किस प्रकार से सचिवालय में लंबे समय तक अटकी रहती हैं और हमेशा ये बातें
होती रहती हैं। अगर अधिकारियों के पास डायरेक्ट लोग अपनी बातों को लेके जाएंगे तो हाँ। समय रहते उसका निस्तारण होगा ठीक। और कहीं ना कहीं ये फैसला राज्य हित में भी है और राज्य में अगर इस तरह के फैसले ठीक। होते हैं तो शासन प्रणाली में भी सुधार आता है। हाँ, जी। ठीक ज्ञानेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। और बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे, चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आपको बताएं। बिना रजिस्ट्रेशन धाम में अब श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन आ रहे श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा है। डीआईजी गढ़वाल केएस नगन्याल ने ये जानकारी दी है। और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में आई भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार और शासन चिंतित नजर आ रही है। लगातार देखिए, चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है कुछ दिन तो सुचारू रही वो सुविधाएं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जो भारी संख्या लोगों की बढ़ रही है उसको देखते हुए जो वहां पर यात्री श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। सरकार के निर्देश पर पुलिस को भीड़ नियंत्रण और कंट्रोल करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम में आ रहे श्रद्धालुओं को वापस भेजने का काम लगातार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए। ज्ञानेंद्र, अब चूंकि ये जानकारी दी गई है, ये आदेश दिया गया है कि अब बिना रजिस्ट्रेशन के जो श्रद्धालु हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, और क्या ऐसी भी जानकारी है कि अब जो वहां पर पहुंचे हुए हैं क्या उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन के जिन्होंने नहीं कराया उन्हें वापस भेजा जा रहा है? ज्ञानेंद्र, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो बिना रजिस्ट्रेशन के जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनको वापस लौटाया जा रहा है। लेकिन अब ये नया आदेश, ये नया फैसला सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से कि अब जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं चारधाम में यात्रा के लिए और जितने भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा होगा तो उनको वापस भेजा जाएगा, नहीं तो उनको ये अब अनिवार्य होगा यानी रजिस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं सरकार ने इस में राहत लोगों को शुरुआती दिनों में ज़रूर दी थी, लेकिन अब जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, संख्या लोगों की बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं हैं वो सामने आ रही हैं, जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई थी वो पर्याप्त नहीं हो पा रही हैं, और ऐसे में सरकार की तरफ से ये एक महत्वपूर्ण फैसला अब लिया गया है, आदेश लिया गया है कि अब रजिस्ट्रेशन के बिना श्रद्धालुओं को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, दर्शन के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। और जो बिना रजिस्ट्रेशन के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अब प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के धाम में अब श्रद्धालु जो हैं, जो यात्री हैं, अब वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, दर्शन के लिए नहीं जा पाएंगे। आईजी गढ़वाल ने ये जानकारी दे दी है। दरअसल शासन की तरफ से मिले निर्देश पर डीआईजी गढ़वाल केएस नगन्याल ने ये कहा, जानकारी दी कि ऋषिकेश से देवप्रयाग तक और देहरादून से लेकर विकास नगर तक सभी जगहों पर पुलिस ने अपनी चेकिंग बढ़ा दी है। ज्ञानेंद्र तिवारी लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, किस तरह की अब व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको तो वापस लौटाया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से चारधाम क्षेत्रों में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही थी और कई तरह की दिक्कतें हमने देखी, सरकार इस बात को गंभीरता से लिया और सरकार की तरफ से अधिकारियों को ये आदेश दिया गया कि बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी श्रद्धालु को ऋषिकेश से ऊपर चारधाम नहीं जाने दिया जाएगा। और खासतौर पे हमने ये भी देखा कि कई बार रुद्रप्रयाग और अन्य जगहों से जो श्रद्धालुओं को वापस किया गया, और यही वजह है कि अब जो अधिकारी हैं, जो चौकसी है वो ऋषिकेश में ही बढ़ाई गई है, जहां से यात्रा की शुरुआत होती है। यहीं पे चेकिंग व्यवस्था को और बेहतर किया गया है ताकि जो श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं या फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको आगे यात्रा के लिए नहीं भेजा जा रहा है। और ऐसे में देखा भी गया कि केदारनाथ में लगातार जिस तरीके से श्रद्धालुओं की बढ़ चढ़ के संख्या आई, बद्रीनाथ में भी वही हालात, और यमुनोत्री गंगोत्री में भी लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ चढ़ के आ रही है। सरकार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित भी है कि ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और तो कहीं ना कहीं कई तरह की दिक्कतें होंगी, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़े आए, तकरीबन 30 के करीब जो श्रद्धालुओं की वहाँ मौतें भी हुई। हालांकि जो 60 साल से ऊपर की उम्र के जो श्रद्धालु थे उनकी कहीं ना कहीं हृदय गति रुकने से वहाँ मौतें हुई, क्योंकि हमने ये भी हमेशा देखा है चारधाम क्षेत्रों में
कि ऊंचाई वाले कहीं ना कहीं ये इलाके हैं, 8,000 फीट की जो जी। ऊंचाई है केदारनाथ की, और ऐसे में जो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की जो समस्या जिन श्रद्धालुओं को होती है, उन्हें खाता जो लेकिन परेशानियां ज्ञानेंद्र, होती जो हैं, वहां ऐसे पर में लोग इसी के पहुंचे मद्देनजर हैं इस तरह के जिनका फैसले लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या उनके रजिस्ट्रेशन की किसी तरह की कोई व्यवस्था है वहां पर? देखिए, ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं राज्य सरकार की तरफ से, और ऐसे में जो श्रद्धालु आना चाहते हैं उन माध्यमों से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और ऐसे में जो बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहा है उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये जरूरी भी है। ऐसा संवेदनशील इलाके है और समय समय पे मौसम खराब होता रहता है, कई तरह की जो दिक्कतें हैं केदारनाथ यमुनोत्री में देखने को मिलती है। ये जरूरी है कि जो यात्री यहाँ आ रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा राज्य सरकार के पास हो, क्योंकि हमने 2013 के आपदे देखे हैं, आपदा में कितने लोगों की मौत हुई ये भी रिकॉर्ड पूर्णतः नहीं आ पाया। राज्य सरकार के जो आंकड़े थे वो भी स्पष्ट नहीं हो पाए थे। तमाम ऐसे संस्थाएं थी जिन्होंने आंकड़े बढ़ चढ़ के बताए, और ऐसे में ये जरूरी है कि बिल्कुल, और जिस तरीके से जो संख्या है श्रद्धालुओं की, यात्रियों की, वो बढ़ रही है, ऐसे में आदेश ये बेहद ही महत्वपूर्ण और जरूरी भी हो जाता है। ज्ञानेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव 10 जून को होगा। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की खाली सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है, और उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए उत्तराखंड विधानसभा में चुनाव होना है। उत्तराखंड विधानसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी के 47 विधायक मौजूद हैं, जबकि कांग्रेस के केवल 19 विधायक ही हैं। इसी के साथ बसपा की अगर बात करें तो बसपा की भी विधानसभा में 2 और निर्दलीय 2 भी विधायक हैं। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो राज्यसभा के चुनाव में पलड़ा बीजेपी का ही भारी नजर आ रहा है। बीजेपी राज्यसभा सीट के लिए जल्द नामों का पैनल भी भेजेगी, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक पैनल पर मंथन अभी चल रहा है। जल्द पैनल तैयार कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिया जाएगा, और गुरुवार को चुनाव आयोग ने राज्यसभा की सीटों का कार्यक्रम जारी किया। आइए आपको इन चुनावों का पूरा शेड्यूल बताते हैं कि कब क्या कुछ होने वाला है। तो अब राज्यसभा का जो संग्राम है वो देखा जाएगा। 10 जून को होना है चुनाव, और ऐसे में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 10 जून को ही मतगणना भी होगी, तो 13 जून को चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा 24 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, यानी सबसे पहले अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 मई है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी कार्य एक निश्चित कार्य विधि के अनुसार करती है। हमारी जो कार्य संस्कृति है वो अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग है, और उसी के अनुसार जो ये राज्यसभा के प्रत्याशी के चुनाव का विषय है उस पर भी पार्टी का हमारा प्रदेश संगठन काम कर रहा है। काफ़ी स्पेड वर्क धरातल पर हम लोग कर चुके हैं, और निश्चित रूप से यहाँ से प्रत्याशियों के नामों का पैनल बनाकर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की अनुशंसा के लिए भेजा जाएगा। उसमें जिस भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा उसको राज्यसभा का सदस्य बनने का मौका मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए एक बार फिर से आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की जो संख्या है उसमें हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। मात्र 8 दिनों में ही बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच चुका है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावनाएं हैं। बढ़ती भक्तों की संख्या को और आंकड़े को देखते हुए केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रण करने के लिए मंदिर परिसर और मंदिर मार्ग पर आईटीबीपी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। वर्तमान में आईटीबीपी के 90 जवान धाम में तैनात हैं। और बताते चले कि 2019 में भी श्रद्धालुओं की संख्या के चलते ही आईटीबीपी के जवानों को तैनात कर दिया गया था। केदारनाथ के विधायक शैलानानी रावत ने ये कहा कि इस साल भक्तों की उमड़ती भीड़ को और संख्या को देखते हुए सरकार ने आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की मांग की थी। शैलानानी रावत ने जानकारी दी और ये बताया कि आईटीबीपी के जवानों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन अधिकारी रुद्रप्रयाग नंदन सिंह
रजवार ने ये भी जानकारी दी और कहा कि केदारनाथ धाम में बढ़ती भक्तों की संख्या को और आंकड़े को देखते हुए आईटीबीपी के साथ ही साथ एनडीआरएफ के 46 जवान भी तैनात कर दिए जाएंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी जाएगी और वर्तमान में धाम में पुलिस, डीडीआरएफ और वाईआरएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। डॉक्टर माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। बिप्लब देव के इस्तीफे के बाद नए सीएम का ऐलान सरकार ने कर दिया है और आपको बताएं कि विधायक दल की बैठक के बाद नए सीएम का नाम तय किया गया है। आज बिप्लब देव ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री बनेंगे माणिक साहा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, माणिक साहा नए त्रिपुरा के सीएम बनेंगे, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर माणिक साहा ही नए मुख्यमंत्री होंगे। बिप्लब देव के इस्तीफे के बाद नए सीएम का ऐलान पार्टी ने कर दिया है। विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद नए सीएम के नाम का ऐलान किया गया। आज बिप्लब देव ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। आपको ये भी जानकारी दी कि त्रिपुरा के 11वें सीएम के तौर पर माणिक साहा आगे अपनी जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। तो डॉक्टर माणिक साहा ही त्रिपुरा के अगले सीएम होंगे। विधायक दल की बैठक हुई थी और इस विधायक दल की बैठक के बाद ही नए सीएम के नाम का ऐलान हुआ है। आज बिप्लब देव ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। त्रिपुरा के 11वें सीएम बनेंगे माणिक साहा। तो डॉक्टर माणिक साहा त्रिपुरा के नए सीएम होंगे, नए मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी कुर्सी वो संभालेंगे। बिप्लब देव के इस्तीफे के बाद सीएम का जो नाम है वो तय किया गया। विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक के बाद नए सीएम जो फेस था, जो नाम था, उसका ऐलान हुआ, उसको तय किया गया। त्रिपुरा के 11वें सीएम इसी के साथ माणिक साहा होंगे। तो डॉक्टर माणिक साहा त्रिपुरा के नए सीएम बनेंगे। राजकुमार चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी वो हमें देंगे। राजकुमार, विधायक दल की बैठक हुई, इसके बाद ये तय किया गया कि डॉक्टर माणिक साहा नए सीएम के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, निभाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा फैसला है। अभी थोड़ी देर पहले ही दीपिका बात कर रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है और इस समय प्रदेश अध्यक्ष अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी है, इस समय आज वहाँ का राजनीतिक तापमान अपने चरम पर है और जिस नाटकीय ढंग से त्रिपुरा में के मुख्यमंत्री बिप्लब देव का थोड़ी देर पहले इस्तीफा हुआ, राज्यपाल के पास गए, वो अपने 2 ऑब्जर्वर हैं उनके साथ गए, अपने सहयोगियों के साथ गए, जाके उन्होंने इस्तीफा दिया और अभी चंद घंटों बाद ये निर्णय लिया गया है कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर माणिक साहा को अब 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन राजकुमार जी देखिए, डॉक्टर माणिक साहा एक नए सीएम के तौर पर त्रिपुरा में अब अपनी जिम्मेदारी तो संभालेंगे ही, लेकिन इसे राजनीति में किस संदेश की तरफ समझा जाए, क्या संकेत ये दे रहा है? क्योंकि एकाएक इस्तीफा देना बिप्लब देव का, उसके बाद माणिक साहा को तुरंत ही कुछ ही घंटों के अंदर अंदर नया सीएम करार देना, किस तरफ संकेत दे रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है? दीपिका, अगर इसको देखा जाए, अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का प्रथम कार्यकर्ता होता है। तो प्रथम कार्यकर्ता की ताजपोशी जिस तरीके से करने का प्रयास किया गया है, एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि कार्यकर्ता का मनोबल हमेशा ऊपर रहेगा और कार्यकर्ता सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है और एक संविधान के साथ चलने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक निर्णय लिया गया और पार्टी की जिस तरह के प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो रही है उसमें स्वाभाविक तौर पर है कि आने वाले समय में और बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और ये भी संभव है कि संगठन की तरफ से बिप्लब देव को दोबारा से रिप्लेस करके प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। यानी राजकुमार जी ये समझा जाए कि पार्टी को और मजबूती यहाँ पर मिलेगी। अगर पूर्वोत्तर की बात करते हैं, खासतौर पर अगर त्रिपुरा राज्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर पार्टी और मजबूती की स्थिति में आगे बढ़ेगी। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये नहीं चाहती कि कहीं भी किसी भी लेवल पर गुटबाजी हो और जिस तरीके से जब सत्ता में कोई व्यक्ति होता है तो निश्चित तौर पर कि उसकी मुखालफत भी कई बार दीपिका होती है। जब सत्ता में होते हैं तो हर किसी को साधना
बड़ा मुश्किल होता है। शायद विप्लव देव उन सब चीज़ों में कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं कि जो निर्णय कई बार तमाम जो खंडों के जो नेता होते हैं, अलग दलों के जो नेता होते हैं, अलग गुटों के जो नेता होते हैं, उनको कई बार साधना संभव नहीं होता। लेकिन एक नई रणनीति के तहत जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को सामने लाया गया है, उसको बिल्कुल राजनीति में इस तरीके से देखा जा रहा है। और जो सूत्र है, जो राजनीति के जानकार है, जो राजनीतिक पंडित है, जो राजनीति को जानते हैं, उनका भी व्यक्तिगत तौर पर यही मानना है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी करने का प्रयास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उससे एक बिल्कुल एक नया एक अध्याय की शुरुआत कहीं ना कहीं त्रिपुरा में होती हुई दिखेगी। ठीक ठीक राजकुमार जी, आपका बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। तो त्रिपुरा के 11वें सीएम माणिक साहब होंगे। त्रिपुरा में विप्लव देव के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी ने माणिक साहा को नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में साहा के नाम पर मुहर लगाई गई और विप्लव देव के इस्तीफे के बाद कई नामों की चर्चा भी चल रही थी, जिसमें माणिक साहा का जो नाम था वो भी शामिल था। आखिरकार तमाम नेताओं ने साहा को ही विधायक दल का नेता चुना, जिसके बाद अब वो जल्द ही शपथ लेकर सीएम का पद संभाल सकते हैं। आपको ये भी बताएं कि माणिक साहा त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही राज्यसभा सांसद भी वो हैं। पार्टी ने चुनावों से ठीक 1 साल पहले ही उन पर भरोसा और उन पर विश्वास जताते हुए ये अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से त्रिपुरा में बीजेपी नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी था और साथ ही साथ इसके पीछे की वजह विप्लव देव को ही बताया जा रहा था। इससे पहले अगर बात करें तो शुक्रवार 13 मई को विप्लव देव ने दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी और इस मुलाकात के ठीक 24 घंटे बाद यानी आज 14 मई को उन्होंने राज्यपाल के पास जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद विप्लव देव ने ये साफ कर दिया है कि आलाकमान के कहने पर ही उन्होंने ये फैसला लिया है। साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि पार्टी उनके लिए सबसे ऊपर है और जो भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से उन्हें दी जाएगी, मिलेगी, वो उसे जरूर निभाएंगे। तो डॉक्टर माणिक साहब त्रिपुरा के नए सीएम चुने गए हैं और जल्द ही वो शपथ लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे भी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया गया है कि उनके लिए पार्टी सबसे ऊपर है और जो भी पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देगी वो उसको जरूर निभाएंगे। प्रदेश में चारधाम यात्रा इस वक्त अपने चरम पर है और स्थिति ये है कि हर दिन हजारों की तादाद में देश भर से यात्री चारधाम की यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश इस भारी भीड़ को संभाल नहीं पा रही है प्रदेश सरकार और इसी वजह से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लेते हुए 2 मंत्रियों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही साथ वीआईपी दर्शन के लिए भी अभी मना कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने ये आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार देर से जागी। विपक्ष बहुत पहले से ही ये कह रहा था कि आपके इंतजाम तो पूरे हैं नहीं। देर से चेती प्रदेश सरकार। विपक्ष कब से कह रहा था कि आपके इंतजामात नाकाफ़ी हैं। 2 साल कोरोना महामारी की वजह से यात्रा बाधित रही और इस बार बहुत दबाव आने वाला है श्रद्धालुओं का, दर्शनाभिलाषी लोगों का। हम बार बार सरकार को कहते रहे कि अपेक्षा से ज़्यादा यहाँ पर लोग आएंगे, ऐसे में आपकी तैयारियाँ उसी हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन अब सरकार चेती है। अब जो है 50 या 55 साल से ऊपर वालों का जांचें शुरू हो रही हैं। अब कहा जा रहा है कि वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। वीआईपी दर्शन पहले भी क्यों रखे आपने? तो ऐसे में वहाँ पर 32-33 से ज़्यादा मौतें एक बड़ा आंकड़ा है। अभी कम ही दिन हुए हैं यात्रा शुरू हुए। और चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।